दोस्तों नमस्कार, स्ट्रेट टू विद RSR चैनल में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम घटनासार करंट अर्धवार्स की पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है आज़ादी के अमृत महोत्सव का शुभारंभ। देश की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर को मनाने के लिए 75 सप्ताह के अमृत महोत्सव का शुभारंभ 12 मार्च 2021 से किया गया है। यह महोत्सव जन भागीदारी की भावना में एक जन उत्सव के रूप में 15 अगस्त 2023 तक मनाया जाएगा। यानी आज़ादी के अमृत महोत्सव की शुरुआत 12 मार्च 2021 को हो चुकी है, वहीं इसका समापन 15 अगस्त 2023 को होगा। महोत्सव की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मार्च को अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से पद यात्रा को हरी झंडी दिखाकर की। 91 वर्ष पूर्व 12 मार्च 1930 से ही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में नमक सत्याग्रह की शुरुआत दांडी मार्च के रूप में हुई थी। इसके साथ ही याद रखना है, आज़ादी के अमृत महोत्सव इंडिया #75 के लिए 5 स्तंभों पर फोकस करते हुए इन्हें आगे बढ़ने के मार्गदर्शी बल के रूप में प्रधानमंत्री ने दोहराया। इसमें स्वतंत्रता संग्राम यानी फ्रीडम स्ट्रगल, 75 पर विचार, आइडियाज एट 75, 75 पर उपलब्धियां, अचीवमेंट्स एट 75 तथा 75 पर संकल्प, रिजॉल्व एट 75 शामिल हैं। महोत्सव के शुभारंभ के अवसर पर कई अन्य कार्यक्रम भी हुए। वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने के लिए एक अनूठे चरखा अभियान का शुभारंभ प्रधानमंत्री ने किया तथा इंडिया #75 की एक वेबसाइट उन्होंने लॉन्च की। तो आपको याद रखना है कौन सी वेबसाइट लॉन्च की गई है, इंडिया #75। साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा एक अनूठे चरखा अभियान का भी शुभारंभ किया गया। इसके साथ नोट करेंगे, महोत्सव के आयोजन के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक व्यापक समिति का गठन सरकार के द्वारा किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आप इंपॉर्टेंट लिख लीजिए। देश के अलग अलग भागों क्षेत्रों के 259 हस्तियों को इसमें शामिल किया गया है। यानी महोत्सव का आयोजन किस प्रकार किया जाएगा, कौन कौन से कार्यक्रम किया जाएगा, इसके लिए एक समिति का गठन किया गया है जिसमें 259 मेंबर हैं। और अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। क्लियर। अगला टॉपिक है ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020। केंद्रीय आवास और शहरी कार्य राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने 4 मार्च 2021 को ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 जारी किया। इस इंडेक्स में शहरों में जीवन की गुणवत्ता, आर्थिक क्षमता, स्थिरता के लिए 13 श्रेणियों में 49 संकेतक के साथ भारतीय नागरिकों की जीवन सुगमता का भी मापन किया गया है। EOLI अर्थात ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स सूचकांक में सिटीजन परसेप्शन सर्वे को भी शामिल किया गया है। तो इसको लगा लीजिए इंपॉर्टेंट, ये पूछा जा सकता है। इस सर्वेक्षण का भारांक यानी वेटेज कितना है? 30% है। इसके साथ आगे नोट करेंगे, 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में बेंगलुरु सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले शहर के रूप में उभरा है। तो सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा बेंगलुरु का, दूसरे नंबर पर पुणे और तीसरे नंबर पर अहमदाबाद है। 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों में स्थिति देखें तो सबसे बढ़िया प्रदर्शन किसका रहा है? शिमला का, दूसरे नंबर पर भुवनेश्वर, तीसरे नंबर पर सिलवासा। यहाँ पर 10 लाख होगा, 70 लाख लिखा हुआ है। क्लियर कर लेंगे इसको। अगला टॉपिक देखते हैं, नगर पालिका कार्य प्रदर्शन सूचकांक 2020। केंद्रीय आवास और शहरी कार्य राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने 4 मार्च 2021 को ही नगर पालिका कार्य प्रदर्शन सूचकांक म्युनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 को जारी किया। ठीक है, इसमें किसने टॉप किया है? इसमें मुख्य रूप से आधार बनाया गया है कि किस प्रकार से जो नगर पालिकाएं हैं उन्होंने अपने कार्यों में प्रदर्शन किया है, उनके कार्यों का आकलन करके, विश्लेषण करके उनको रैंकिंग प्रदान की गई है। इसमें टॉप किसने किया है? तो टॉप किया है इंदौर नगर पालिका ने। याद रखना है, 10 लाख से अधिक आबादी वाली नगर पालिकाओं में इंदौर नगर पालिका ने टॉप किया है। दूसरे नंबर पर सूरत का नाम है और 10 लाख से कम आबादी में टॉप किया है नई दिल्ली नगर पालिका परिषद ने। उसके बाद तिरुपति का नंबर आता है। क्लियर हो गया। अगला टॉपिक है चिकित्सीय गर्भपात संशोधन विधेयक 2020। तो परीक्षा की दृष्टि से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, खासकर यूपी पीसीएस के लिए तो बिल्कुल भी नहीं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स को देख लेते हैं अगर पूछ लिया गया तो। संसद द्वारा मार्च 2021 को चिकित्सीय गर्भपात संशोधन विधेयक 2020 पारित किया गया। इस विधेयक को राज्यसभा से 16 मार्च 2021 को, लोकसभा द्वारा 17 मार्च 2020 को पारित किया गया। विधेयक में 24 सप्ताह तक के भ्रूण के गर्भपात को अनुमति दी गई।
इसमें महिला की निजता को सम्मान करने और प्रक्रिया की गोपनीयता सुनिश्चित करने का भी प्रावधान है। तो मोस्ट आपको बस जो इम्पोर्टेंट है इसमें यह याद रखना है, 24 सप्ताह तक के भ्रूण के गर्भपात की अनुमति इसमें दी गई है। क्लियर? इसके साथ नोट कर सकते हैं, इस विधेयक में राज्य स्तर के मेडिकल बोर्ड के गठन का प्रावधान किया गया है, जो यह निर्णय लेगा कि यदि भ्रूण में किसी तरह की विशिष्ट विरूपता पाई जाती है तो 24 सप्ताह के बाद ही गर्भपात कराया जा सकता है। क्लियर हो गया? अगला टॉपिक देखते हैं, भारत का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय, तो उसको लगा लीजिए वेरी इंपॉर्टेंट। 20 फरवरी 2021 को केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने केरल यूनिवर्सिटी ऑफ डिजिटल साइंसेज इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी नामक भारत के पहले डिजिटल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया है। तो इसका है KUDSIT कोडशीट, फुल फॉर्म आप देख सकते हैं, केरल यूनिवर्सिटी ऑफ डिजिटल साइंसेज इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी। ये क्या है? ये भारत का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय है जिसका उद्घाटन केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के द्वारा किया गया। ठीक है, इतना ही आपको इसमें याद रखना है। आप चाहें तो याद कर सकते हैं इसमें। इस विश्वविद्यालय की स्थापना केरल की टेक्नो सिटी तिरुवनंतपुरम के पास मंगलपुरम में किया गया। तो ये देखिए जीएस का एक प्रश्न बन गया, केरल की टेक्नो सिटी किसे कहा जाता है? मंगलपुरम को, और मंगलपुरम में ही भारत के पहले डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। अगला टॉपिक है, विषय आधारित QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में 12 भारतीय स्थान शामिल। यानी आपको यहाँ पर क्या देखना है? QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग बाय सब्जेक्ट, विषय आधारित। ठीक है, 4 मार्च 2021 को जारी विषय आधारित QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में 12 भारतीय संस्थानों ने टॉप 100 में स्थान बनाया है। तो मुख्य रूप से आपको यही याद रखना है, आप चाहें तो आगे नोट कर सकते हैं। इनमें से IIT मद्रास को पेट्रोलियम इंजीनियरिंग विषय के लिए विश्व में 30वां, जबकि खनिज और खनन इंजीनियरिंग के विषय के लिए IIT बॉम्बे को 41वां और IIT खड़गपुर को 44वां स्थान मिला है। प्राकृतिक विज्ञान के क्षेत्र में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को 92वें स्थान पर, IIT बॉम्बे को 114वें स्थान पर और IIT मद्रास को 187वें प्लेस पर और IIT दिल्ली को 210वें स्थान पर रखा है। तो ये आपको सब याद नहीं रखना है, सबकी रैंकिंग याद रखना पॉसिबल भी नहीं है। मुख्य रूप से आपको याद रखना है कि कितने संस्थानों को, कितनी यूनिवर्सिटीज़ को जगह मिली है। तो याद रखना है 12 भारतीय संस्थानों को जगह मिली है, किसमें? QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग बाय सब्जेक्ट में। क्लियर? अगला टॉपिक है इंपॉर्टेंट, सिक्किम में भारतीय सेना का पहला सोलर प्लांट। 30 अप्रैल 2021 को भारतीय सेना ने उत्तर सिक्किम में पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट शुरू किया। इसे भारतीय सैनिकों को लाभ पहुंचाने के लिए लॉन्च किया गया है। यह प्लांट वेनेडियम आधारित बैटरी तकनीक का उपयोग करता है। इसे 16,000 फीट की ऊंचाई पर बनाया गया है। इस संयंत्र की क्षमता 56 kVA है। इसे में IIT मुंबई का सहयोग भी मिला हुआ है। इसके साथ नोट कर सकते हैं आप, वेनेडियम की खोज भारत में सर्वप्रथम जनवरी 2021 में अरुणाचल प्रदेश में की गई। तो यह पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। इसके साथ आपको याद रखना है, भारतीय सेना ने सिक्किम में पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट शुरू किया है। क्लियर? दूसरा आपका टॉपिक है क्वाड की पहली शिखर बैठक। भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के बीच बने चतुर्भुज गठबंधन क्वाड क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग की पहली शिखर बैठक वर्चुअल तरीके से 12 मार्च 2021 को संपन्न हुई। तो डेट भी याद रखना है, आपको याद रहेगा 12 मार्च 2021 को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव की शुरुआत कहाँ से की गई? अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से। ठीक है, इसके साथ आगे देख सकते हैं, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन, जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दीर्घकालिक कूटनीतिक महत्व की इस बैठक में वैश्विक हितों के मुद्दों पर चर्चा की। तो चूंकि ये वर्चुअल माध्यम से हुई है, इसीलिए स्थान विशेष तो कोई इसमें है नहीं। तो बस आपको ये इतना याद रखना है कि क्वाड की बैठक वर्चुअल माध्यम से हुई। कब हुई? 12 मार्च 2021 को, और चारों देशों के जो लीडर हैं उन्होंने इसमें हिस्सा लिया। क्लियर? अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है केन बेतवा लिंक परियोजना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर देखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वर्चुअल उपस्थिति में 22 मार्च 2021 को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के बीच केन बेतवा लिंक परियोजना को लागू करने के लिए एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। यह परियोजना पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की नदियों को आपस में जोड़ने के लिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना की
पहली परियोजना है। तो आपको याद रखना है, ठीक है, किस परियोजना की यह पहली परियोजना है? राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना की, नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान फॉर इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स की, ठीक है। इस परियोजना के अंतर्गत केन नदी के पानी को बेतवा नदी में भेजा जाएगा। ये दोनों नदियां यमुना नदी की सहायक नदियां हैं। इस परियोजना में 77 मीटर ऊंचा और 2 किलोमीटर चौड़ा दौदन बांध, 230 किलोमीटर लंबी नहर का निर्माण भी शामिल है। तो आपको याद रखना है दौदन बांध का नाम। साथ में आप जानते हैं केन और बेतवा नदी दोनों ही यमुना की सहायक नदियां हैं। यमुना नदी का उद्गम कहाँ से होता है, ये कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताएंगे। अब आगे बात करते हैं। परियोजना बुंदेलखंड क्षेत्र में पानी की भयंकर कमी से प्रभावित क्षेत्रों के लिए अत्यधिक लाभकारी होगी, जिसमें मध्य प्रदेश के पन्ना, टीकमगढ़, छतरपुर, सागर, दमोह, दतिया, विदिशा, शिवपुरी और रायसेन जिले, उत्तर प्रदेश के बांदा, महोबा, झांसी, ललितपुर जिले शामिल हैं। इसमें एक जिला मिसिंग है जो कि लाभान्वित होगा, वह जिला है हमीरपुर जिला, ठीक है। महोबा, हमीरपुर, झांसी, बांदा, ललितपुर, ये सब जिले उत्तर प्रदेश के लाभान्वित होंगे केन बेतवा लिंक परियोजना से। उल्लेखनीय है कि केन व बेतवा नदी के जल बंटवारे के लिए उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश की सरकारों के बीच अगस्त 2005 में समझौता हुआ था, किंतु इस दिशा में कोई प्रभावी कार्रवाई इन वर्षों में नहीं हुई थी। अगला टॉपिक है दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक 2021 संसद में पारित। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में उपराज्यपाल एलजी व निर्वाचित सरकार की प्रशासनिक शक्तियों को स्पष्ट करने वाले राजनीतिक महत्व के एक संशोधन विधेयक को संसद के दोनों सदनों ने मार्च 2021 को पारित किया। विधेयक से स्पष्ट किया गया कि दिल्ली में सरकार से तात्पर्य उपराज्यपाल से ही है तथा निर्वाचित सरकार को किसी भी कार्यकारी निर्णय यानी एग्जीक्यूटिव एक्शन के लिए उपराज्यपाल की राय देना अनिवार्य है। तो इस पर इधर फोकस करेंगे, इंपॉर्टेंट है। इसके साथ आपको नोट करना है, लोकसभा में विधेयक प्रस्तुत करते हुए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने स्पष्ट किया कि 1991 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा बनाए गए जीएनसीटी एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी एक्ट में दिल्ली को सीमित विधायी शक्तियों वाली विधानसभा के साथ एक केंद्र शासित क्षेत्र बनाया गया था। नवीनतम संशोधन विधेयक के द्वारा 1991 के जीएनसीटी एक्ट में संशोधन कर उपराज्यपाल और राज्य सरकार के अधिकारों की स्पष्ट व्याख्या की गई है। उन्होंने कहा कि अधिकारों की गलत व्याख्या के कारण ही दिल्ली सरकार के कार्यों को लेकर अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न हो रही है तथा इस संबंध में कई मामले अदालत में चल रहे हैं, ठीक है। उल्लेखनीय है कि 1991 के अधिनियम की एक व्याख्या में सर्वोच्च न्यायालय की 5 सदस्यीय संविधान की पीठ ने 4 जुलाई 2018 को दिए एक निर्णय में उपराज्यपाल को सीमित अर्थों में ही प्रशासनिक प्रमुख मानते हुए पुलिस, कानून व्यवस्था, भूमि के मामलों के अतिरिक्त अन्य मामलों में मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य बताया था। संशोधन विधेयक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक 2021 के अधिसूचित होने से दिल्ली विधानसभा की शक्तियां सीमित हो गई हैं तथा दिल्ली मंत्रिपरिषद को कोई भी विधेयक लाने, किसी तरह का निर्णय लेने के लिए उससे पहले उपराज्यपाल से मंजूरी लेनी होगी। क्लियर हो गया। अगला टॉपिक है सिंधु जल आयोग की 116वीं बैठक। भारत और पाकिस्तान के बीच स्थायी सिंधु जल आयोग परमानेंट इंडस कमीशन पीआईसी की 2 दिवसीय 116वीं बैठक 23 और 24 मार्च 2021 को नई दिल्ली में संपन्न हुई। तो याद रखना है कहाँ संपन्न हुई है, नई दिल्ली में। कौन से नंबर की बैठक है? 116वें नंबर की बैठक है। अब प्रश्न बनता है कि 115वें नंबर की बैठक कहाँ हुई थी? तो जो पिछली बैठक थी वह हुई थी अगस्त 2018 में, कहाँ पर? लाहौर में, ठीक है, यानी पाकिस्तान में हुई थी। और 116वीं कहाँ हुई है? नई दिल्ली में हुई है। अगली फिर कहाँ होगी? अगली फिर पाकिस्तान में होगी। क्लियर। बैठक में पाकिस्तान के 7 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व वहाँ के सिंधु जल आयुक्त सैयद मोहम्मद मेहर अली ने की तथा भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व देश के सिंधु जल आयुक्त पीके सक्सेना ने की। केंद्रीय जल आयोग, केंद्रीय ऊर्जा प्राधिकरण व राष्ट्रीय जल विद्युत ऊर्जा निगम के प्रतिनिधि भी भारतीय प्रतिनिधि मंडल में शामिल थे। 1960 की जल संधि के तहत गठित इस आयोग का दायित्व सिंधु और उसकी सहायक नदियों की जल वितरण की उचित निगरानी करना है। क्लियर हो गया। इसके साथ आप नोट कर सकते हैं 23-24 मार्च 2021 को नई दिल्ली में संपन्न बैठक में पाकिस्तान ने कश्मीर में किश्तवाड़ जिले में चेनाब नदी की सहायक नदी
मरुसुदर पर भारत की प्रस्तावित 1000 मेगावाट की पाकल डल जल विद्युत परियोजना तथा किश्तवाड़ व डोडा जिले में 48 मेगावाट की लोअर कलनाई जल विद्युत परियोजना सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। तो आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण क्या हो गया यहाँ पे, एक तो नाम याद रखेंगे मरुसुदर नदी का जिस पर प्रस्तावित है पाकल डल जल विद्युत परियोजना। ये किसकी सहायक नदी है? मरुसुदर, ये है चिनाब नदी की सहायक। इसकी क्षमता कितनी है? 1000 मेगावाट है। वहीं दूसरी कौन सी है? लोअर कलनाई जल विद्युत परियोजना जिसकी क्षमता है 48 मेगावाट। क्लियर? ये भारत बनाएगा, लेकिन इस पर पाकिस्तान ने हमेशा की तरह आपत्ति दर्ज की है। अगला टॉपिक है PCLV C51 द्वारा ब्राजील के एमेजोनिया सहित 19 उपग्रहों का सफल प्रक्षेपण। तो ये पिछली वाली घटनासार में भी था, सेम एज इट इज कॉपी किया गया है। तो इसको जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। इसरो द्वारा 28 फरवरी 2021 को श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र यानी शार से श्रीहरिकोटा से ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण वाहन PCLV C51 द्वारा कुल 19 उपग्रहों का सफल प्रक्षेपण किया गया। इसरो की वाणिज्यिक इकाई न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL द्वारा ब्राजील के एमेजोनिया 1 उपग्रह का प्रक्षेपण इसका पहला समर्पित वाणिज्यिक मिशन है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, फोकस करना है। PCLV C51 द्वारा अपने साथ ले गए ब्राजील के सैटेलाइट एमेजोनिया 1 सहित 18 अन्य उपग्रहों को सफलतापूर्वक उनकी कक्षाओं में स्थापित किया गया। इसरो का 2021 में यह पहला प्रक्षेपण है। इस प्रक्षेपण की विशेष बात यह है कि इसके साथ भागवत गीता भी अंतरिक्ष में भेजी गई। स्पेस किड्स इंडिया ने भगवत गीता को SD कार्ड में अंतरिक्ष में भेजा। स्पेस किड इंडिया यानी SKI के सतीश धवन सैट के शीर्ष पैनल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर भी अंकित है। तो आपको इन सब पॉइंट्स पर नोट करना है। क्लियर हो गया? आगे बात करें, इसरो के सफल प्रक्षेपण के साथ ही देश की ओर से प्रक्षेपित किए गए कुल विदेशी उपग्रहों की संख्या बढ़कर 342 हो गई है। तो यह 342 आप याद नहीं रखेंगे, बल्कि आपको क्या याद रखना है? यह PCLV का 53वां प्रक्षेपण था, ये आपको याद रखना है। प्रक्षेपित उपग्रहों में युवा वैज्ञानिकों द्वारा निर्मित सैटेलाइट सिंधु नेत्र भी शामिल है, जो हिंद महासागर के अलावा चीन के साथ लद्दाख और पाकिस्तान के सीमावर्ती इलाकों की निगरानी में सक्षम है। सिंधु नेत्र अपनी तरह का पहला उपग्रह है जो महासागर क्षेत्र में सक्रिय युद्धपोत की भी पहचान कर लेगा। यह चीन से सटी 4000 किलोमीटर सीमा पर हर गतिविधि का नजर रख सकता है। इसे बेंगलुरु के PES विश्वविद्यालय के छात्रों ने बनाया है। तो आपको याद रखना है, हाल में ही एग्जाम हुआ था, उसमें यह पूछा गया था कि जो सिंधु नेत्र सैटेलाइट है वह किस विश्वविद्यालय के छात्रों के द्वारा बनाया गया था। तो आपको याद रखना है, बेंगलुरु स्थित PES विश्वविद्यालय के छात्रों के द्वारा। क्लियर? सिंधु नेत्र के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO के रिसर्च सेंटर इमरत ने 2.2 करोड़ रुपए का अनुबंध किया। यह उपग्रह इमेजिंग के माध्यम से संदिग्ध जहाजों की पहचान करने में मदद करेगा। अब बात करते हैं रिसर्च सेंटर इमरत की। तो इसकी स्थापना पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने की थी। यह कहाँ पर है? यह स्थित है हैदराबाद में। प्रक्षेपण के 17 मिनट बाद एमेजोनिया 1 को अंतरिक्ष की प्राथमिक कक्षा में पहुंचा दिया गया। इसके 1.5 घंटे बाद चेन्नई के स्पेस किड्स इंडिया के सतीश धवन सैट सहित अन्य उपग्रहों को उनकी कक्षा में स्थापित किया गया। इसरो ने पहली बार ब्राजील के किसी उपग्रह का प्रक्षेपण किया। 637 किलोग्राम वजनी एमेजोनिया 1 सैटेलाइट अमेजन क्षेत्र के वनों की कटाई की निगरानी, कृषि विश्लेषण करेगा। इसका कार्यकाल 4 वर्ष का है। तो आपको वजन याद नहीं रखना, बस आपको याद रखना है क्या करेगा, जो अमेजन जंगल हैं उनकी निगरानी करेगा। वहां पर जो अवैध रूप से कटाई हो रही है उनकी निगरानी व विश्लेषण करेगा। क्लियर हो गया? इसका कार्यकाल 4 वर्ष का है एमेजोनिया 1 का। क्लियर? इसके साथ ही ध्यान देंगे, एमेजोनिया के अलावा अंतरिक्ष में भेजे गए 18 अन्य उपग्रह में से एक स्पेस किड्स इंडिया का, 3 सैटेलाइट भारतीय एकेडमिक संस्थानों के, जबकि 14 इसरो की वाणिज्यिक इकाई न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड से हैं। इसमें 13 सैटेलाइट अमेरिका के हैं। छात्रों द्वारा निर्मित 5 उपग्रहों में से SDSat का उद्देश्य विकिरण यानी रेडिएशन का अध्ययन करना आदि है। क्लियर हो गया? अगला टॉपिक है, टाइम पत्रिका की उभरते 100 नेताओं की सूची में 5 भारतवंशी व भारतीय कार्यकर्ता शामिल। प्रतिष्ठित अमेरिकी पत्रिका टाइम द्वारा 17 फरवरी 2021 को जारी 2021 टाइम 100 नेक्स्ट सूची में दुनिया के 100 सर्वाधिक प्रभावशाली लोगों की टाइम 100 श्रृंखला का विस्तार है।
इस उभरते हुए नेतृत्वकर्ताओं इमर्जिंग लीडर की सूची में एक भारतीय कार्यकर्ता व 5 भारतीय मूल के लोगों ने जगह बनाई है, जिसमें ब्रिटेन के वित्त मंत्री ऋषि सुनक, ट्विटर के शीर्ष वकील विजय गाडे भी शामिल हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। भारतीय मूल की अन्य हस्तियों में इंस्टाकार्ट की संस्थापक सीईओ अपूर्वा मेहता, गैर लाभकारी गेट्सअप पीपीआई की कार्यकारी निदेशक शिखा गुप्ता, गैर लाभकारी अपसॉल्व के रोहन पुलवरी भी शामिल हैं। इस सूची में भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद को भी स्थान मिला है। तो यानी एक भारतीय शामिल है और 5 भारतीय मूल की हस्तियां शामिल हैं। कौन कौन सी भारतीय मूल की हस्तियां शामिल है, तो आपको याद रखना है ब्रिटेन के वित्त मंत्री ऋषि सुनक, उसके बाद ट्विटर के शीर्ष वकील विजय गाडे, फिर हैं इंस्टाकार्ट की सीईओ अपूर्वा मेहता, उसके बाद हैं गेट्सअप पीपीआई की कार्यकारी निदेशक शिखा गुप्ता, और नेक्स्ट वन है हमारे अपसॉल्व के रोहन पुलवरी, और भारतीय कौन है, चंद्रशेखर आजाद। ठीक है, टाइम पत्रिका ने भीम आर्मी के नेता चंद्रशेखर आजाद के बारे में कहा कि वह दलित समुदाय के शिक्षा के जरिए गरीबी से निकालने में उनकी मदद करते हैं, कई स्कूल चलाते हैं और वे अपनी स्वभाव से काफ़ी ज़्यादा आक्रामक हैं। वह बाइकों पर जाति आधारित हिंसा के शिकार लोगों की रक्षा के लिए गांव-गांव में जाते हैं, भेदभाव विरोधी उत्तेजक प्रदर्शन करते हैं, भाषण देते हैं। तो आपको 5 नाम याद रखना है, साथ में आपको नाम याद रखना है चंद्रशेखर आजाद का। अगला टॉपिक है ओएनजीसी लद्दाख में करेगी भारत की पहली भूतापी क्षेत्र विकास परियोजना की स्थापना। भारत का पहला भूतापी विद्युत परियोजना सार्वजनिक क्षेत्र के तेल और प्राकृतिक गैस निगम यानी ओएनजीसी द्वारा पूर्वी लद्दाख के पुगा गांव में स्थापित किया जाएगा। भूतापी क्षेत्र विकास परियोजना यानी जियोथर्मल फील्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के नाम से जाने जाने वाली यह परियोजना 3 चरणों में लागू होगी। इसे 2022 के अंत तक चालू करने की योजना है। तो आपको याद रखना है इसको कहाँ पर स्थापित किया गया है, भारत की पहली जियोथर्मल एनर्जी पावर प्रोजेक्ट को। तो इसे स्थापित किया गया पूर्वी लद्दाख के पुगा गांव में, किसके द्वारा, ओएनजीसी के द्वारा, तेल और प्राकृतिक गैस निगम के द्वारा। क्लियर। अगला टॉपिक देखते हैं। हैदराबाद को 2023 सिटी ऑफ द वर्ल्ड की मान्यता। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद को संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन FAO तथा आर्बर डे फाउंडेशन द्वारा शहरी वनों के विकास और रखरखाव की प्रतिबद्धता के लिए 18 फरवरी 2021 को 2020 T3 ऑफ द वर्ल्ड की मान्यता दी गई। T3 की मान्यता पाने वाला हैदराबाद भारत का पहला शहर है, इसीलिए याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इस उपलब्धि के बाद यह समान विचारधारा वाले वैश्विक शहरों के नेटवर्क में शामिल हो गया है, जो स्वस्थ, लचीला और खुशहाल शहरों के निर्माण में पेड़ों के महत्व को पहचानते हैं। 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड मान्यता कार्यक्रम का दूसरा वर्ष है, यानी इसे पिछले वर्ष ही शुरू किया गया था, इस वर्ष इसका दूसरा वर्ष है। इसमें 63 देशों के 120 शहर शामिल हैं। इसमें अधिकांशतः शहर अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के हैं। इस वर्ष हैदराबाद ने दुनिया के 51 अन्य शहरों के साथ यह सम्मान अर्जित किया है। आपको याद रखना है यह भारत का पहला शहर है जिसे शामिल किया गया है 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड। अगला टॉपिक है कोच्चि मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन राष्ट्र को समर्पित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 जनवरी 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोच्चि मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन राष्ट्र को समर्पित की। कोच्चि मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन केरल और कर्नाटक में ईज ऑफ लिविंग में सुधार करेगी। दोनों राज्यों के गरीब, मध्यम वर्ग और उद्यमियों के खर्च को कम करेगी। यह 450 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन गेल इंडिया लिमिटेड द्वारा बनाई गई है। इसकी परिवहन क्षमता 12 मिलियन मीट्रिक टन मानक क्यूबिक मीटर प्रतिदिन है। तो बस आपको लंबाई याद रखनी है, 450 किलोमीटर लंबी है। क्लियर हो गया। अगला टॉपिक है महिला एयर इंडिया पायलट टीम की सबसे लंबी सीधी उड़ान। तो यह भी पुराना टॉपिक है, ऑलरेडी आप इसके बारे में जानते होंगे। सभी महिला कॉकपिट चालक दल के साथ एयर इंडिया की सबसे लंबी सीधी मार्ग उड़ान 11 जनवरी 2021 को सैन फ्रांसिस्को से बेंगलुरु के कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंची। कप्तान जोया अग्रवाल थी जो इसको संचालित कर रही थी। कुल कितनी दूरी तय की गई, तो याद रखना है 16,000 किलोमीटर। ठीक है, कप्तान कौन है, जोया अग्रवाल हैं। कहां से कहां तक के लिए उड़ान थी, तो याद रखना है अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को से बेंगलुरु के कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे तक कुल दूरी 16,000 किलोमीटर तय की गई। अगला टॉपिक देखते हैं 6 राज्यों में लाइट हाउस परियोजनाओं की आधारशिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 जनवरी 2021 को
वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 6 राज्यों में 6 स्थानों पर हल्के मकान से जुड़ी लाइट हाउस परियोजनाओं की आधारशिला रखी। ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज इंडिया के तहत इंदौर, राजकोट, चेन्नई, रांची, अगरतला, लखनऊ में ये परियोजना चल रही है। तो आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश का भी एक शहर इसमें शामिल है। क्लियर। अगला टॉपिक है 51वां अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव। भारत का 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा के पणजी में 16 से 24 जनवरी के बीच आयोजित किया गया। फिल्म समारोह का उद्घाटन सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने किया। प्रसिद्ध अभिनेता सुदीप रंगाराम उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि थे। फोकस देश कौन सा था? तो फोकस देश इस महोत्सव का था बांग्लादेश। ठीक है। तथा बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की 100वीं जयंती के उपलक्ष्य में भारत और बांग्लादेश द्वारा बंगबंधु नाम से संयुक्त रूप से फिल्म बनाने की घोषणा भी की गई। तो इसको आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, नाम गलत लिखा है, बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान है। ठीक है, इसमें मुजीबडर लिखा है, मुजीबुर रहमान इनका नाम है, आपको याद रखना है। भारत और बांग्लादेश ने दोनों लोगों ने संयुक्त रूप से घोषणा की है कि बंगबंधु नाम से एक फिल्म बनाई जाएगी जिसमें दोनों देशों का योगदान होगा। महोत्सव का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार इटली के सिनेमेटोग्राफर विक्टोरिया स्टेरारो को प्रदान किया गया। हिंदी और बांग्ला फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता, निर्माता, निर्देशक, गायक विश्वजीत चटर्जी को समारोह में पहली बार शुरू किया गया भारतीय व्यक्तित्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यानी महोत्सव में पहली बार शुरू किया गया भारतीय व्यक्तित्व पुरस्कार, और वह किसको प्रदान किया गया है? वह प्रदान किया गया हिंदी और बांग्ला फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता, निर्माता, निर्देशक, गायक विश्वजीत चटर्जी को। याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं महोत्सव के प्रमुख पुरस्कारों को। गोल्डन पीकॉक स्वर्ण मयूर पुरस्कार द्वितीय विश्व युद्ध पर आधारित फिल्म इनटू द डार्कनेस निर्देशक एंडर्स रेफन डेनमार्क को इनको प्रदान किया गया। यानी किस फिल्म को दिया गया? इनटू द डार्कनेस को। इसके साथ सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो यह दिया गया ताइवान के निर्देशक, लेखिका, निर्माता चेन नियन को। तो इनका नाम आपको याद रखना इंपॉर्टेंट नहीं है, मुख्य रूप से आप इसमें याद रख सकते हैं। क्या याद रखेंगे? आपको याद रखना है IFFI 51 स्पेशल मेंशन पुरस्कार भारतीय निर्देशक कृपाल करिता को उनकी असमिया फिल्म ब्रिज के लिए दिया गया, जो ग्रामीण असम में हर साल आने वाली बाढ़ के कारण उपजे जीवन के कष्टों को दिखाती है। तो मुख्य रूप से यही इंपॉर्टेंट है, इसी को आपको याद रखना है। साथ में विश्वजीत चटर्जी का भी नाम आप याद रखेंगे। अगला टॉपिक है भारत नवाचार सूचकांक 2020। नीति आयोग ने 20 जनवरी 2021 को भारत नवाचार सूचकांक 2020 जारी किया। भारत नवाचार सूचकांक 2020 नवाचार को बढ़ावा देने के प्रयासों तथा उनके सापेक्ष प्रदर्शन के आधार पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को स्थान देता है। ठीक है, यह सूचकांक नीति आयोग द्वारा प्रतिस्पर्धात्मकता संस्थान यानी इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस के साथ मिलकर तैयार किया गया है। सूचकांक में प्रमुख राज्यों की श्रेणी में कर्नाटक ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, जबकि तमिलनाडु को पीछे छोड़ते हुए महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर है। तो यानी इनोवेशन इंडेक्स में कौन टॉपर है? टॉप पर है कर्नाटक, दूसरे नंबर पर है महाराष्ट्र और तीसरे नंबर पर है तमिलनाडु। क्लियर। वहीं बात करें यदि उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश को कौन सा स्थान मिला है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में? तो याद रखेंगे 9वां स्थान मिला है। इसमें बिहार को सबसे निचला स्थान 17वां स्थान प्राप्त हुआ है। केंद्र शासित प्रदेश और छोटे राज्यों की श्रेणी में 46.60 के स्कोर के साथ सभी समूह में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला दिल्ली पहले स्थान पर है, जबकि चंडीगढ़ दूसरे स्थान पर रहा। लक्षद्वीप अंतिम 9वें स्थान पर है। ठीक है, इसके साथ आप नोट करेंगे पूर्वोत्तर पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में हिमाचल प्रदेश शीर्ष पर है। इसके बाद उत्तराखंड, मणिपुर, सिक्किम का स्थान आता है। मेघालय सबसे निचले 10वें स्थान पर रहा है। अगला टॉपिक है LCA तेजस MK-1A लड़ाकू विमान की खरीद को मंजूरी। 13 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की हुई बैठक में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL से 83 हल्के लड़ाकू विमान तेजस खरीदने के सौदे को मंजूरी प्रदान की गई। तो आपको याद रखना है किससे खरीदे जाएंगे 83 हल्के लड़ाकू विमान? HAL से, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से। हल्के लड़ाकू विमान MK-1A स्वदेश में डिजाइन, विकसित, निर्मित अत्याधुनिक चौथी पीढ़ी के लड़ाकू विमान है। तो आपको याद रखना है 4th जनरेशन के लड़ाकू विमान है।
अगला टॉपिक है मेघालय में भारत के सबसे लंबे रोड आर्क ब्रिज का उद्घाटन। मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड के संगमा ने 22 जनवरी 2021 को मेघालय के पूर्वी खासी हिल जिले के सोहेबर में भारत के सबसे लंबे सड़क आर्क ब्रिज बाहा ब्रिज का उद्घाटन किया है। कमेंट बॉक्स में इसकी लंबाई बताएंगे। इसके साथ आप नोट कर सकते हैं इस परियोजना को 2013 में मंजूरी मिली थी, 2014 में निर्माण शुरू हुआ और 2018 में इसका निर्माण पूरा हो गया है। क्लियर हो गया। इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है तो आपको याद रखना, उद्घाटन किया गया मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड के संगमा के द्वारा। अगला टॉपिक है गुजरात सरकार ने ड्रैगन फ्रूट का नाम रखा कमलम। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने 19 जनवरी 2021 को ड्रैगन फ्रूट का नाम कमलम रखने का प्रस्ताव किया, क्योंकि इस फल का बाहरी आकार कमल के फूल की तरह है। कमलम एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ कमल है। कमलम को पेटेंट के लिए भी आवेदन किया गया है। ड्रैगन फ्रूट दक्षिण और मध्य अमेरिका में स्वदेशी जंगली कैक्टस की एक प्रजाति का फल है, जहां इसे पिटया या पिथैया कहा जाता है। यह फ्रूट दुनिया में सबसे अधिक उत्पादक कौन है सबसे बड़ा इस फ्रूट का, तो दुनिया में सबसे बड़ा इस फ्रूट का उत्पादक है वियतनाम, जहां इसे थान लॉन्ग कहते हैं, जिसका अर्थ होता है ड्रैगन आई। तो आपको याद रखना है ड्रैगन फ्रूट का सबसे बड़ा निर्यातक देश है वियतनाम। अगला टॉपिक है विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट। ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसको याद रखना है। 4 जनवरी 2021 को मध्य प्रदेश के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री हरदीप सिंह डंग ने बताया कि विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट राज्य के खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर ओंकारेश्वर बांध पर बनाने जा रहे हैं। तो आपको याद रखना है किस बांध पर बनाया जाएगा, ओंकारेश्वर बांध पर। नदी कौन सी है, नर्मदा नदी है। ठीक है। 600 मेगावाट वाले इस प्रोजेक्ट में अनुमानित निवेश राशि 3000 करोड़ रुपए है। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, विश्व बैंक और पावर ग्रिड ने इस प्रोजेक्ट के विकास में सहयोग देने के लिए सैद्धांतिक सहमति दर्ज की है या प्रदान की है। तो आपको याद रखना इसकी क्षमता कितनी है, 600 मेगावाट है। यह प्रोजेक्ट 2022-23 तक विद्युत उत्पादन करने लगेगा। ठीक है, ऐसी संभावना बताई गई है। अगला टॉपिक है राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभ्यारण्यों की MMMEE रिपोर्ट। यह है मोस्ट इंपॉर्टेंट। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने 11 जनवरी 2021 को देश में 146 राष्ट्रीय उद्यानों वन्यजीव अभ्यारण्यों की प्रबंधन प्रभावशीलता का मूल्यांकन मैनेजमेंट ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ एवोल्यूशन MEE जारी किया। वर्तमान में भारत में 903 संरक्षित क्षेत्रों के नेटवर्क में देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 5% हिस्सा आता है। तो इस तरह के स्टेटमेंट परीक्षाओं में खूब पूछे जाते हैं। संरक्षित क्षेत्रों के प्रभाव का आकलन करने के क्रम में प्रबंधन प्रभावशीलता के मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। रिपोर्ट में कहा गया कि बाघों की वैश्विक संख्या 70%, एशियाई शेरों की 70%, 60% से अधिक तेंदुओं की संख्या भारत में है। ठीक है, भारत एक रिच डायवर्सिटी वाला देश है, जहां पर क्या पा जाते हैं, 70% से अधिक शेर पा जाते हैं और लगभग 70% बाघ पा जाते हैं। जितनी वैश्विक बाघों की संख्या है उसका 70% और 60% वैश्विक जो संख्या है तेंदुओं की उसका 60% भारत में पाया जाता है। रिपोर्ट को जारी करते हुए प्रकाश जावड़ेकर ने घोषणा की कि इस वर्ष 10 सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय उद्यान, 5 तटीय एवं समुद्री पार्क, देश के शीर्ष 5 चिड़ियाघर की सूची जारी कर उन्हें सम्मानित किया जाएगा। MEE रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम बंगाल के जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान, रायगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, हिमाचल प्रदेश के सैंज और तीर्थन वन्यजीव अभ्यारण्य के साथ साथ ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान को भारत के शीर्ष 5 राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया गया है। तो आपको याद रखना है जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में है। साथ में रायगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य भी और हिमाचल प्रदेश के सैंज और तीर्थन वन्यजीव अभ्यारण्य के साथ ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान को भारत के शीर्ष 5 राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया गया है। उत्तर प्रदेश के टर्टल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य तथा हरियाणा, असम, राजस्थान के एक को निम्न 5 में सूचीबद्ध किया गया है। साथ ही भारतीय चिड़ियाघरों के प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन फ्रेमवर्क का भी शुभारंभ किया गया है। तो आपको याद रखना है टर्टल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है और जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य है, इसे निम्न 5 की सूची में सूचीबद्ध किया गया है। क्लियर हो गया। अगला टॉपिक है विश्व मौसम संगठन के अनुसार 2020 अब तक का सबसे गर्म वर्ष रहा। भारतीय मौसम विभाग ने जहां वर्ष 2020 को देश के 8वें सबसे गर्म वर्ष के रूप में स्वीकार किया, वहीं विश्व मौसम संगठन
वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार 2020 विश्व का अब तक का सबसे तीसरा गर्म वर्ष रहा। संगठन की 15 जनवरी 2021 की एक विज्ञप्ति के अनुसार विश्व में अब तक के सबसे गर्म 6 वर्ष 2015 के बाद के ही रहे हैं। उनमें से पहले 3 स्थान क्रमशः 2016, 2019, 2020 के हैं। इन वर्षों के औसत तापमान में बहुत ही मामूली सा अंतर रहा है। क्लियर हो गया। आज का अंतिम टॉपिक है चौरी चौरा शताब्दी समारोह का उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 फरवरी 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चौरा चौरी कांड की शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया। 4 फरवरी 2021 को देश की आज़ादी की लड़ाई के ऐतिहासिक घटना चौरा चौरी कांड के 100 वर्ष पूरे हुए हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने चौरा चौरी घटना की स्मृति में एक डाक टिकट भी जारी किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने चौरा चौरी कांड के शहीदों की स्मृति में राज्य के सभी 75 जिलों में 1 वर्ष तक समारोह की योजना बनाई है। 4 फरवरी 2022 को ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ तत्कालीन संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित चौरा चौरी नामक स्थान पर स्वतंत्रता सेनानियों ने एक समूह ने पुलिस स्टेशन पर आग लगा दी, जिसमें 22 सिपाहियों सहित 3 स्वतंत्रता सेनानियों की मृत्यु हो गई थी। तो यहाँ पे 2022 लिखा है, यहाँ पर होगा 1922। 4 फरवरी को चौरा चौरी कांड हुआ था, आपको याद रखना है, ठीक है। जिसमें क्या किया था, जो स्वतंत्रता सेनानी थे उन्होंने पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी, जिसमें से 22 सिपाही जिंदा जल गए थे, ठीक है, याद रखना है। इस घटना के जिम्मेदार 19 स्वतंत्रता सेनानियों को कालांतर में मृत्युदंड भी दिया गया था। तो आपको इसमें मुख्य रूप से याद रखना है 4 फरवरी को होता है चौरा चौरी कांड, और इसकी शताब्दी, हाल ही में एक शताब्दी पूरी होने पर इसका उत्सव का आयोजन किया गया और उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में 1 वर्ष के लिए कार्यक्रम चलेगा। क्लियर हो गया। तो चलिए कल अगला टॉपिक आएगा, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।